नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाए दोस्तों। और अपन बात करेंगे मनोविज्ञान के बारे में, और मनोविज्ञान में अपना टॉपिक चल रहा है यूनिट से की। सभी एक बार क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें जल्दी से जल्दी, ताकि अपन नेक्स्ट अपन जो क्लास अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी शुरू करें। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी एक बार लाइक कर दे वीडियो को। जल्दी से जल्दी लाइक करेंगे, जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे, जल्दी से जल्दी स्टूडेंट लाइव आ जाएंगे और अपन क्लास को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जल्दी से बन जाए बस क्लास में। अभी आज का टॉपिक अपन दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं। अभी प्रेरणा मैंने नेक्स्ट क्लास की मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ आपको। 2 मिनट लगेंगे जिसमें मैं पूरा रिकॉल करवा दूंगा आपको। पहले की जो क्लास अपन बात कर रहे थे अभिप्रेरणा की, 2 क्लासें अपने लग चुकी हैं। इससे पहले की जो क्लास अपने लगी थी उसमें मैंने कुछ परिभाषाओं के बारे में आपको बताया था। अभिप्रेरणा से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं मैंने आपको बताई थी, जिससे अभिप्रेरणा क्या होती है इसकी परिभाषा आपने जाना होगा कि मोटिवेशन क्या होता है, कैसे मोटिवेशन होता है। जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, बीच बीच में किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, आरंभ करते हैं, गति देता है वो। जो भी कार्य होता है, जो भी लक्ष्य होता है, उसको गति प्रदान करता है मोटिवेशन। उसको बनाए रखता है, डगमगाने नहीं देता, स्थिति बनी रहती है, एक लाइन बनी होती है मोटिवेशन से, अभिप्रेरणा से। वही परिभाषा, एक परिभाषा सभी ने दी। सबके अलग अलग थॉट थे, बोलने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मतलब मीन वही निकलता है जो एक अभिप्रेरणा का होता है। वो परिभाषा मैंने आपको समझाई। इसके बाद, जस्ट इसके बाद मैंने आपको कल की क्लास में ये बताया था कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। ये मैंने तत्व नहीं बताए हैं, कारक नहीं बताए हैं, क्या बताए हैं, प्रकार आपको बताए हैं। जब इसके अपन तत्व और कारक की बात करेंगे तो वो आगे आपको दिखाई देंगे। जब अपन इसकी तत्व की बात करेंगे वो आएंगे। अभिप्रेरणा के तत्व बोले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन ने कल बात करी थी अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में। सभी को समझ में आया होगा, इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था मैंने। सभी जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाए। पहले जल्दी से जल्दी, सभी को पता होगा ना, क्लास अपनी डेली डेली लाइव क्लास लगती है 9 बजे। शाम को 9 बजे क्लास लगती है, रात को 9 बजे क्लास आ जाती है। नोटिफिकेशन आपको 2-3 घंटे पहले मिल जाता होगा। क्लास शुरू होने से पहले आप जल्दी से जल्दी क्लास में बन जाया करें और क्लास को शेयर और लाइक कर दिया करें बस। इसके बाद बच्चे नोटिफिकेशन आ जाएंगे धीरे धीरे, 5 मिनट में जल्दी आ जाएगा। क्योंकि मैं शुरू के जो 5 मिनट है उसमें आपके पहले वाली क्लास के बारे में या फिर कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बताते रहता हूँ। मैं प्रारंभ नहीं करता ऐसे कभी भी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो कल मैंने आपको प्रकार के बारे में बताया था। कितने प्रकार थे अभिप्रेरणा के? 2 प्रकार आपको बताए थे मैंने। कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार। कौन कौन से थे 2 प्रकार? एक थे आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक को बोला जाता है सकारात्मक और धनात्मक। सकारात्मक अभिप्रेरणा, धनात्मक अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। और इसी के साथ दूसरा बोला जाता है बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा को बोला जाता है ऋणात्मक अभिप्रेरणा। ऋणात्मक को बोला जाता है नकारात्मक अभिप्रेरणा। ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है? जब अंदर से अभिप्रेरित होता है कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए अंदर से अभिप्रेरित होता है, उसको अंदर से इच्छा हुई, जिज्ञासा लगी, एक इच्छा शक्ति जागृत हुई उसकी, तब जाके वो कार्य प्रारंभ करता है। जैसे एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, बहुत अच्छे समझ में आए होंगे आपको एग्जाम्पल। बाह्य अभिप्रेरणा, जब आदमी बाहर से, कोई बाहर से उसको मोटिवेट करता है तो वो अभिप्रेरित होता है। उसकी इच्छा नहीं होती है, जबरदस्ती उससे वो काम करवाया जाता है, दंड के माध्यम से, पुरस्कार के माध्यम से, निंदा के माध्यम से। ऐसे अलग अनेकों अनेकों तरीकों उससे अपनाए जाते हैं। उसको भय लगता है और वो कार्य करता है, उसको लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है, और वो क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा का बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है। अब आज की क्लास में अपन बात करेंगे अभिप्रेरणा से रिलेटेड ही है, एक और है जिसको बोला जाता है अभिप्रेरक, मोटिव। क्या बोला जाता है? मोटिव, यानी कि अभिप्रेरक। क्या होता है अभिप्रेरक? इसमें क्या होता है कि मान लो अभिप्रेरक वो होता है जिसमें कोई कार्य प्रारंभ किया, कोई कार्य क्या किया, कोई कार्य या कोई क्रिया। अपन कोई भी चीज ले सकते हैं। आपने कोई लक्ष्य लिया, कोई कार्य लिया, कोई क्रिया ली। यहाँ पर आप कोई लक्ष्य भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई नो डाउट, कोई कुछ भी लिख सकते हो। मैं इसका मीन आपको बताने वाला हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। अभी प्रेरक कोई कार्य है, मान लो आपके लाइफ में कोई कार्य है, आप कोई क्रिया कर रहे हो, उसका आपने क्या किया,
उसका आपने क्या किया, आरंभ किया। आरंभ किया, ठीक है, क्या किया, आरंभ किया। यानी कि अभिप्रेरक में क्या होता है, कोई कार्य आरंभ होता है, कोई क्रिया आरंभ होती है, ठीक है। आरंभ किया, आरंभ होता है, एक ही बात है। जिसको प्राप्त करने से, अब ये जो आरंभ है, ये जो कार्य किया है अपने, जिसको प्राप्त करने से, जिसको प्राप्त करने से समाप्त होता है। जिसको प्राप्त करने से समाप्त होता है। सिंपल सी भाषा में समझना, मान लो आपने कोई लक्ष्य रखा। अब लक्ष्य के लिए आप कोई कार्य करोगे, कोई क्रिया करोगे। जैसे कोई रीट एग्जाम दे रहे हो, आपका लक्ष्य है कि मुझे थर्ड ग्रेड टीचर बनना है। रीट का भी लेटेस्ट एग्जाम में एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ। तो आपको उस रीट एग्जाम के लिए कोई क्रिया करनी पड़ेगी, कोई कार्य करने पड़ेंगे, यानी कि तरीका अपनाना पड़ेगा कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो वो लक्ष्य जो आप तरीका अपना रहे हो वो आरंभ हो गया। क्या हो गया, आरंभ हो गया। तो अभी प्रेरक क्या करेगा, कोई कार्य, कोई क्रिया, कोई लक्ष्य को आरंभ करेगा। और जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाता, जिसको प्राप्त करने पर, क्योंकि वो समाप्त कब हुआ, अभी प्रेरक का कार्य तब तक का है जब तक वो आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। समझे क्या आप? यानी कि मोटिव का कार्य कब तक का है, मोटिव कब तक खत्म नहीं होगा, कब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक आपने जो कार्य प्रारंभ किया है, जो क्रिया आरंभ की है, वो जब तक समाप्त नहीं हो जाती। जब तक समाप्त नहीं हो जाती तब तक क्या चलता रहता है, अभिप्रेरक चलता रहता है। जिसको प्राप्त करने से ही समाप्त होता है। यहां पर मैंने एक लाइन लिखी है, जिसको प्राप्त करने से ही समाप्त होता है, और वो क्या कहलाता है, अभिप्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अभिप्रेरक कहलाता है। समझ में आया सभी को? मुझे जल्दी से बताएं, समझ में आया कि नहीं आया? अब कोई प्राप्त, समाप्त, ये सब चीजें आप बहुत कंफ्यूज लगेंगे। आपको लगेगा कि यार ये कंफ्यूज है, ये सब चीजें हो क्या रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं सिंपल सी। मान लो कोई भी चीज की आपको आवश्यकता है। आवश्यकता होने पर यानी कि वो चीज मिलनी ही चाहिए। अब आवश्यकता कब खत्म होगी, जब तक आप वो चीज मिलेगी नहीं न। अगर नहीं मिलेगी तो आप क्या हो जाओगे, असंतुष्ट हो जाओगे, तनाव उत्पन्न हो जाएगा। अब उसके लिए तनाव, असंतुष्ट उत्पन्न ना हो, इसके लिए आपके पास वो चीज होनी चाहिए जिसकी आवश्यकता है। समझ रहे हो आप? जिसकी आवश्यकता है वो चीज आपके पास होनी चाहिए। यानी कि ये सारी चीजें, यानी कि आवश्यकता आपके पास होनी चाहिए। आवश्यकता के कारण क्या क्या चीजें हो रही है, वो क्यों हो रही है, वो भी चीजें होनी चाहिए। और इसके कैसे खत्म किया जा सकता है, वो भी चीजें होनी चाहिए। ठीक है। और ये सारी चीजें जब होगी, जब वो आवश्यकता की पूर्ति खत्म हो जाएगी, तो आप समझ लेना अभिप्रेरक का काम भी क्या हो गया, खत्म हो गया है। समझ में आया सभी को मैं क्या बोल रहा हूं? अभी मैं जो आवश्यकता, तनाव आप बातें कर रहा हूं, जो आवश्यकता तनाव की बातें जो आपको दिखाई दे रही है कि सर ये कैसी डगमगी डगमगी बातें कर रहे हो आप, तो वो भी समझ में आ जाएगी। अभी मैं आपको तत्व बताऊंगा इसके। ठीक है, आपको पहले ये परिभाषा समझ में आई। एक बार और बोल देता हूं मैं। मान लो कोई आप क्रिया कर रहे हो, कार्य आरंभ कर रहे हो, और जब तक वो समाप्त नहीं, प्राप्त नहीं हो जाता, समाप्त नहीं हो जाता ना, तब तक अभिप्रेरक का कार्य चलता रहता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अभिप्रेरक बोलते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, आप इसका ऐसा कैसे एज इट इज बना लीजिए, लिख लीजिए, जैसे भी आप लिखना चाहे। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं। मिटा देते हैं, चलो। देखो, अब बात कर लेते हैं अभिप्रेरक कितने तत्वों से मिलकर बना होता है। अभिप्रेरक, मैंने बताया ना अभी आपको, अभिप्रेरक क्या होता है, अभिप्रेरक कब तक चलता रहता है। इसके लिए इसके तत्व बनाने पड़ेंगे कि अभिप्रेरक में कौन कौन सी चीजें आती है। जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती, जब तक अभिप्रेरक मिलकर नहीं बना होता। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि अभिप्रेरक कितने तत्वों से मिलकर बना होता है, तो अभिप्रेरक यानी कि एम, क्या बोला मैंने, अभिप्रेरक इज इक्वल टू एम होता है। ठीक है, अब कितने तत्वों से मिलकर बना होता है,
ये 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? 3 तत्वों से। यानी कि अभिप्रेरक 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। अब ये 3 तत्व कौन कौन से हैं? एक को N बोला जाता है, एक को D बोला जाता है और एक को I बोला जाता है। यानी कि फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, M इजिकल टू N प्लस डी प्लस आई। ठीक है, ठीक है, समझ में आया सभी को? ये I का मतलब समझ में आया सभी को? डी का मतलब समझ में आया, एन का मतलब समझ में आया। देखो सिंपल सी चीज है, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि अभी प्रेरक जो है वो 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। एम इजिकल टू एन प्लस डी प्लस आई। यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको बार बार, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट या बहुत से बच्चे ये समझेंगे, किसी ने अगर पढ़ा हो तो कि सर ये तो 4 तत्व भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, मैं नोट लगाकर अलग से लिखा दूंगा। ये गारंटी मान के चलिए कि आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभी प्रेरक कितने तत्वों से मिलकर बना होता है, तो आपको राइट आंसर 3 ही लिखना है। और 3 कौन कौन से? एन। एन का मतलब यहाँ पर नीड है, यानी कि नीड का मतलब आवश्यकता। नीड का मतलब आवश्यकता। डी का मतलब यहाँ पर क्या है? ड्राइव है। ड्राइव मतलब चालक। ड्राइवर नहीं होता क्या? चालक। इसी को अपन क्या बोलते हैं? चालन भी बोलते हैं। और सिंपल सी बात में ड्राइव मतलब तनाव। ठीक है, तनाव भी बोला जाता है। सबसे अच्छी चीज है ये कि चालक, चालन, तनाव, अंतर्नोद, आप इसको अंतर्नोद भी बोल सकते हो। ठीक है, और आई का मतलब यहाँ पर प्रेरक से लिया गया है। ठीक है, प्रेरक से लिया गया है, जिसको आप उद्दीपक भी बोल सकते हो। स्टिमुलस बोलते हैं वैसे उद्दीपक को, लेकिन यहाँ पर मेन काम प्रेरक का काम करता है। ठीक है, चलो, सॉरी प्रेरक नहीं, उद्दीपक यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया सभी को? एन डी आई उद्दीपक का कार्य करेगा ये, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसको उद्दीपक भी बोला जाता है, उद्दीपन भी बोला जाता है, उत्तेजन भी बोला जाता है। तो ये सारी चीजें इसके नाम है। नीड, ड्राइव, उद्दीपक, इन तीनों के अपन बात करेंगे। और एक और आता है इसमें स्टार लगा के, जिसको मैं नोट लगा के अलग से लिखाऊंगा आपको, प्रोत्साहन। और इसीलिए बोला जाता है कि कितने तत्व होते हैं? 4 कारक। कितने कारक होते हैं? 4 कारक होते हैं। और जो ये तत्व है ना, 3 तत्व, ये जो तत्व है इन्हीं को क्या बोला जाता है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के तत्व भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? अभिप्रेरणा के तत्व भी कहा जाता है इनको। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे पहले। ठीक है, देखो अभी जो आपके दिमाग में, अभी मैं इसको और ज्यादा क्लियर कर दूंगा। जो भी आपके दिमाग में कंफ्यूज है ना, मैं एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना हो। एक एक लाइन बोलूंगा, आराम से समझते चलना। मैंने लिखा है अभिप्रेरक मोटिव। इसके कितने तत्व होते हैं? आपको आंसर, पहला क्वेश्चन आपकी ये बनेगा कि अभिप्रेरक के कितने तत्व होते हैं। आपको राइट आंसर क्या लगाना है? 3 लगाना। अगर ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। एम, एम का मतलब है मोटिव यानी कि अभिप्रेरक। इसके तत्व है एन प्लस डी प्लस आई। ठीक है, एन का मतलब है नीड, आवश्यकता। डी का मतलब है ड्राइव यानी कि चालक, ड्राइवर वो होता है जो ड्राइवर, चालक, चालन, तनाव भी बोलते हैं, अंतर्नोद भी बोलते हैं। आई मतलब उद्दीपक। सॉरी, ये उद्दीपक और प्रोत्साहन में बहुत कंफ्यूज रहेगा, आप यहां पर प्रोत्साहन लिखो। ठीक है, प्रोत्साहन लिखो। क्या लिखेंगे? प्रोत्साहन। ठीक है, तो ये प्रोत्साहन का कार्य करेगा। ठीक है, एम इज इक्वल टू एन प्लस डी प्लस आई। एन यानी नीड, डी यानी ड्राइव और आई मतलब प्रोत्साहन। ठीक है, प्रोत्साहन का कार्य करेगा। प्रोत्साहन क्या होता है? उद्दीपक ही होता है। ये उद्दीपक और प्रोत्साहन ये दोनों चीजें एक ही है। प्रोत्साहन जो है वो उद्दीपक
अभी मैं आपको इतने अच्छा तरीके से एग्जाम्पल दूंगा कि आपको लगेगा कि सर ये आप जो प्रोत्साहन लिखाना चाह रहे हो ये उद्दीपक के बाद क्यों लिखा रहे हो। मैं प्रोत्साहन वहां भी लिखा सकता हूं जहां उद्दीपक की जरूरत है। मैंने अभी लिखा है ना यहाँ पर कि ये लो, चलो मैं अगर ऐसा लिख देता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज का, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है जब अपन उद्दीपक को कार्य उद्दीपक प्राप्त करने जाते हैं तो प्रोत्साहन बीच में दिया जाता है, उससे पहले मिलता है। उद्दीपक प्राप्त होना उससे पहले प्रोत्साहन मिलता है, जस्ट पहले। इसीलिए थोड़ा सा अंतर है, बाकी अंतर कुछ है नहीं। मैं अभी एक एग्जाम्पल आपके सामने ऐसा दूंगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि सर प्रोत्साहन ये होता है और उद्दीपक होता है, कभी कंफ्यूज ही नहीं होगा। उद्दीपक, आपने जब थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा था तो थॉर्नडाइक में क्रिया, अनुक्रिया और उद्दीपक, उद्दीपक और अनुक्रिया, कितने से अनुक्रिया, अनुक्रिया वो क्रिया होती है जो उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए की जाती है, वो अनुक्रिया होती है। समझ में आया। उद्दीपक का कार्य कौन कर रहा था, अनुक्रिया कौन कर रही थी, मछली। उद्दीपक का कार्य, सॉरी, बिल्ली। और अनुक्रिया कौन कर रहा था, बिल्ली। उद्दीपक का कार्य कौन कर रहा था, मछली का टुकड़ा, ठीक है। तो वो मछली का टुकड़ा था। अब उस बीच में अगर मान लो खुशबू आ जाती है, खुशबू, खुशबू आ जाती है, वो प्रोत्साहन का कार्य कर रही थी। किसका कार्य कर रही थी, प्रोत्साहन का कार्य। मैं आने को एग्जाम्पल आपके सामने अभी एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा मैं आप, ठीक है, बने रहिए। पहले अभिप्रेरक तीन तत्वों से मिलकर बना होता है, M इक्वल टू एन प्लस डी प्लस आई। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मुझे इतना समझाना पड़ रहा है। एन यानी नीड, आवश्यकता है, ड्राइव, और अपन तीन, इन तीनों को अपन पढ़ेंगे। क्या होती है आवश्यकता, क्या होती है चालक, और क्या होता है प्रोत्साहन या उद्दीपक, इसको अपन जान लेते हैं, ठीक है। नोट, प्रोत्साहन को थोड़ा अलग पढ़ा दूंगा, उद्दीपक वहां पर लिखा दूंगा मैं, प्रोत्साहन को अलग से डेफिनेशन लिखा दूंगा। नोट, चार कारक होते हैं। चार कारक में कौन सा आ गया कि एक तो आवश्यकता आ गया, ड्राइव आ गया, एक उद्दीपक को अलग पढ़ा देते हैं तो प्रोत्साहन को अलग पढ़ा देते हैं, इसलिए चार। लेकिन चार नहीं लिखेंगे। आंसर क्या आएगा, राइट आंसर तीन, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। आप पहले इसको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, फिर एक एक को मैं पढ़ाता हूँ। आवश्यकता, चालक, उद्दीपक, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दूं, चलिए। ठीक है, पहला देखो, पहले बात करेंगे अपन आवश्यकता की। आवश्यकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीड। नीड यानी जरूरत। आपको किस किस चीज की जरूरत होती है लाइफ में, ठीक है, उसी की अपन बात करेंगे, ठीक है। देखो क्या है इसकी डेफिनेशन। हमारे शरीर में, हमारे शरीर में बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। क्या होती है, बहुत सी चीजों की हमारे शरीर को या हमको बहुत जरूरत होती है, जिसके कारण बहुत बार अधिकता होती है, न्यूनता होती है, यानी कि कुछ मात्रा में मिल जाए या कुछ मात्रा में अधिक मिल जाए। सिंपल सी चीजें अपन आवश्यकता की मैं ऐसे बताऊंगा आपको, समझना आप, कि हमारे शरीर को बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, और वो पूरी होनी चाहिए। अगर मान लो जरूरत आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो इसके लिए अपन असंतुलन की स्थिति में आ जाएंगे। किस स्थिति में आ जाएंगे, असंतुलन की स्थिति में आ जाएंगे, तनाव उत्पन्न हो जाएगा। मान लो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल क्या लेंगे अपन, जैसे नींद की आवश्यकता, यानी कि थकान होने पर नींद की आवश्यकता, नींद की आवश्यकता, या इसी को क्या बोलते हैं, आराम की आवश्यकता, आराम की आवश्यकता। समझ रहे हो ना। देखो,
हमारे शरीर की, मैंने एग्जाम्पल क्या लिया कि नींद की आवश्यकता, आराम की आवश्यकता। अब नींद की आवश्यकता कब होती है? अगर मान लो आपकी 2 दिन से शादी चल रही है, आप कहीं प्रोग्राम में थे, नींद नहीं निकली, अब आपको क्या आवश्यकता है? नींद की आवश्यकता है, क्योंकि आप थक चुके हो। क्या हो चुकी है? आपके अंदर थकान आ चुकी है। अब आपको नींद की आवश्यकता है, यानी कि थोड़ा रेस्ट करने की आपको जरूरत है। यानी कि हमारे शरीर में कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ हार्मोन ऐसे बने होते हैं जिनकी पूर्ति होनी आवश्यकता है। अगर मान लो आपकी आराम नहीं करने दिया जाए, नींद पूरी नहीं करने दिया जाए, तो इसके कारण क्या आ जाएगा? तनाव उत्पन्न आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तनाव। इसीलिए दूसरा जो पार्ट लिया गया है वो किसका लिया गया है? तनाव का। जिसको क्या बोला था मैंने? ड्राइव। तनाव बोला जाता है इसको। अंतर्नोद, अंतर्नोद भी बोला जाता है इसको। और क्या बोला जाता है? चालक बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? चालन बोला जाता है। ठीक है। और क्या बोला जाता है? तनाव बोल दिया, प्रणोद, एक प्रणोद भी बोला जाता है, प्रणोद। और इंग्लिश में क्या बोला था मैंने? ड्राइव। ठीक है, ये बोला जाता है। समझना। अब देखो, नींद की आवश्यकता है मुझे, आराम की आवश्यकता है। नींद की आवश्यकता कब होती है? जब आप थक जाते हो। दोनों चीजों को मैं एक साथ समझाऊंगा। मुझे क्या ऐसा लगता है कि जब मैं समझाता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए मामला। एक बार फिर बोलूंगा आपके सामने, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। आप पुराने एग्जाम के जो पेपर हुए वो देखना एक बार, या टेस्ट सीरीज में आपने देखे होंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने होते हैं, कंफ्यूज होता है, लेकिन मैं कहीं कंफ्यूज नहीं रखना चाहता। कोई भी ऐसी चीज डाउट में नहीं रखना चाहता जिससे आपको ये लगे कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया। मैं ऐसे तरीके से समझाना चाहता हूँ, ऐसे तरीके से बोलवाना चाहता हूँ आपसे कि अभी के अभी याद हो जाए और आज के बाद कभी आपको लगे नहीं। ठीक है। पहला लिखा है मैंने आवश्यकता, इसको बोला जाता है नीड। शरीर के अंदर, अपने शरीर के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी अपन को जरूरत होती है। अगर मान लो वो आवश्यकता खत्म नहीं होती या उसकी पूर्ति नहीं होती, तो इसके कारण आप क्या हो जाओगे? असंतुलन हो जाओगे, थोड़ा सा माइंड अपसेट हो जाएगा, थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाओगे, तनाव उत्पन्न होगा ना। इसका पूरा मतलब क्या है? तनाव उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तनाव, तनाव उत्पन्न हो जाएगा। अब किसकी आवश्यकता? मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपके सामने कि नींद की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता? नींद की आवश्यकता। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं अभी के अभी, नए स्टूडेंट जो जुड़ते हैं बाद में, उनको सभी को गुड इवनिंग। जरूर गुड इवनिंग बोले। जरूर गुड इवनिंग होने के बाद बस लाइक वीडियो कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। जो भी नए स्टूडेंट जुड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं मैं उनको कि अलग अलग जगह से अपनी क्लास में जुड़े हुए हैं। कल भी क्लास में अच्छे खासे मतलब ऑनलाइन आते हैं, 30, 32, 35 तक चले जाते हैं आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी स्टूडेंट का जो मेरी क्लास को ज्वाइन करते हैं। प्लीज ऐसे ही क्लास में बने रहिए, आपको अच्छा मैटर दिया जाएगा, मजा आ जाएगा क्लास में, मैं तो ये जानता हूँ बस। ठीक है। आवश्यकता, जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया कि नींद की आवश्यकता है। आप, नींद का मतलब ही क्या होता है? आराम। आराम की आवश्यकता है। अब अगर मान लो आपको ये नहीं मिला, आराम नहीं मिला, नींद नहीं मिली, तो इसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा था? तनाव उत्पन्न हो रहा था। तनाव आ गया। ठीक है। तनाव किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? आराम के कारण। अब आराम कैसे उत्पन्न हुई? ये हुआ तनाव के कारण। और तनाव यानी कि आवश्यकता थी मुझे उस चीज की। किस चीज की आवश्यकता थी? आवश्यकता के कारण होने वाला, क्या? आवश्यकता के कारण होने वाला शारीरिक जो परिवर्तन होता है, आवश्यकता के कारण, इसको मैं लिख देता हूं पहले। आवश्यकता के कारण, कारण होने वाला शारीरिक परिवर्तन। आवश्यकता के कारण होने वाला शारीरिक परिवर्तन क्या कहलाता है? अंतर्नोद कहलाता है। ठीक है। आपको किसकी आवश्यकता थी? नींद की आवश्यकता थी। अब नींद कब आती है? इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे अपन? थकान के कारण। आपको थकान हुई और आपने क्या ले ली? नींद ले ली। थकान खत्म हो गई ना? थकान खत्म हुई कि नहीं हुई? किसके कारण? थकान हुई और आपने नींद ले ली, थकान समाप्त।
आराम, यानी कि आपको थकान हुई और आपको क्या चाहिए था, आराम चाहिए था। ठीक है, ऐसे ही मैं एग्जाम्पल लूंगा, छोटा सा ये ले लिया, पानी की आवश्यकता, किसकी, पानी की आवश्यकता। अब आपको पानी की आवश्यकता कब होती है, मुझे ये बताइए, पानी की आवश्यकता कब होती है, जब आपको क्या लगती है, प्यास लगती है, यानी कि प्यास क्या करेगा, तनाव का काम करेगा। प्यास लगी आपको, एक बार फील करके देखो इस चीज को, आपको जैसे ही प्यास लगेगी तो आप थोड़े से ऐसे हो जाते हो, डगमगा जाते हो शरीर से, मतलब हेल्थ से हेल्थ बिगड़ जाती है पूरी, यार प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। यानी कि पानी की तो क्या हो रही है, आवश्यकता हो रही है। और किसके कारण आप चिड़चिड़े हो रहे हो, किसके कारण, प्यास के कारण। किसके कारण, प्यास के कारण। एक और एग्जांपल लेता हूं, भोजन की आवश्यकता, किसकी आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता, किसकी, भोजन की आवश्यकता। ठीक है, अब भोजन की आपको आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता कब होती है, जब आपको भूख लगती है, क्या लगती है, भूख लगती है। जैसे ही जब आप फील करके देखो इस चीज को, जब आपको भूख लगती है तो आप कैसे डगमगा जाते हो, जल्दी खाना बना दो, जल्दी खाना बना दो, आपका मन नहीं लगता। आपको अगर भूख लग रही हो, कोई आपको बोल दे कि जब पढ़ाई कर ले थोड़ी 10 मिनट, अभी 10 मिनट में खाना बन जाए, मुझे बताइए कि आप पढ़ सकते हो क्या, नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि भूख लगती है तो पेट में चूहे कूदते रहते हैं, यानी कि उस टाइम आपको भोजन चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो आप तनाव में आ जाओगे, चिड़चिड़ा हो जाओगे, पता नहीं क्या क्या बोल दोगे, घर वालों को क्या बोल दोगे। यानी कि आपको भूख लगेगी तो भोजन की आवश्यकता, किस चीज की आपको आवश्यकता है शरीर के अंदर, भोजन की आवश्यकता। और ये भोजन की आवश्यकता तनाव किसके कारण हो रहा था, भूख के कारण, भूख के कारण। किसके कारण हो रहा था, भूख के कारण। ठीक है, इतनी देर से मैं जो आपको समझा रहा हूं, मुझे ये बताइए कि इतना मेरे बोलने के बाद आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कभी भूलो नहीं। एक बार पूरा ऐसा बोल दूंगा कि पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां पर मैं तीन चीजें आपके सामने लिखाने वाला हूं, आवश्यकता, तनाव और तीसरा लिखाऊंगा प्रोत्साहन, यानी कि उद्दीपक। आवश्यकता, आपके शरीर को कोई किसी भी चीज की आवश्यकता होती है, जैसे मैंने एक एक बोला कि आपको थकान, आराम की आवश्यकता है, आपको किसकी, नींद की आवश्यकता है, नींद की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, आराम की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। यह आवश्यकता की होगी, तो अगर ये आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो आपको क्या हो जाएगा, असंतुलन हो जाओगे, तनाव हो जाओगे। तो इसको, तनाव को कौन खत्म करेगा, प्यास, यानी कि पानी की आवश्यकता को कौन खत्म करेगा, प्यास। भूख, भोजन की आवश्यकता को कौन खत्म करेगा, भूख, भूख के कारण आप तनाव रहते, भूख। ठीक है, और जो आराम की आवश्यकता थी, किसी कारण थी, थकान के कारण। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। इसमें देखो एक चीज, मैंने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी कि आवश्यकता के कारण, इसके कारण होने वाला शारीरिक परिवर्तन, इसके कारण, नींद की आवश्यकता, इसके कारण जो परिवर्तन हो रहा है वो थकान, प्यास, भूख से हो रहा है। ठीक है, और नींद की आवश्यकता यानी कि थकान, भूख के कारण। पानी की आवश्यकता, आपको पानी चाहिए प्यास के कारण। भोजन की आवश्यकता, भोजन चाहिए, भूख लगी, भोजन की जरूरत है। समझ में आया ना सभी को ये चीज। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, वो किस तरह से पूछेगा, इसकी अपन बात कर लेते, कैसे पूछेगा, देखो। अंतर्नोद, यानी कि थकान कार्य करेगा, किसका कार्य करेगा, तनाव का कार्य। प्यास क्या है, यहाँ पर क्या है, तनाव क्या है। भूख क्या है, तनाव। आपसे पूछा कि पानी की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता के कारण होने वाला परिवर्तन जो भी है, भूख, भोजन की आवश्यकता, तो ये किसका कार्य करेगा, आवश्यकता का कार्य करेगा। ठीक है, आप जब क्वेश्चन में आपके सामने लिखूंगा तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, जो भी समझ में, जो भी डाउट है आप मुझे बताइए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आया। मिटा दो इसको। आवश्यकता समझ में आया आपको, तनाव समझ में आया। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है, उसकी अपन बात कर लेते हैं। नीचे वाले को नहीं मिटा रहा हूं मैं, अभी काम आएगा, ऊपर वाले को मिटा दे, लेकिन मैं बोल दूंगा इसको। तीनों चीजें एक साथ चलती है। ठीक है, अब आता है तीसरा, उद्दीपक। पहले उद्दीपक ही लिखूंगा मैं। ठीक है, उद्दीपक, उद्दीपन। ठीक है, इसको क्या क्या बोलते हैं, उद्दीपक, उत्तेजक, उद्दीपन और उत्तेजक। ठीक है, और इसी को स्टिमल्स बोला जाता है, आपको पता होगा, जब आपने अधिगम पढ़ा होगा तो उद्दीपक को क्या बोला जाता है, स्टिमल्स। ठीक है,
अब ये क्या है देखना, अब ये क्या है चीज, इसको पहले परिभाषा लिख देता हूं। क्या है? आवश्यकता की पूर्ति को, की पूर्ति को आवश्यकता की पूर्ति सॉरी आवश्यकता की पूर्ति करके, को नहीं, आवश्यकता की पूर्ति करके अंतर्नोद, या तनाव को, समाप्त कर दे। क्या कहलाता है? उद्दीपक कहलाता है। नीचे वाला मिटा देता हूं, देखना अब क्लियरली समझाऊंगा मैं आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से। देखो, आवश्यकता की पूर्ति करके उद्दीपक की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे एक एक चीज वर्ड समझना। आप साइकोलॉजी में सिर्फ शब्दों का ही खेल है, मैं पहले बता देता हूँ। साइकोलॉजी इतना टफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर केवल शब्दों का खेल है और किसी का खेल नहीं है। ये परिभाषा, ये सब कुछ तो सिंपल सी चीज है, रटने से भी याद हो जाएगी, लेकिन अर्थ नहीं पता होगा तो क्या मतलब इन चीजों का करने से। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर उद्दीपक की। उद्दीपक क्या है कि उद्दीपक वो है जो आवश्यकता की पूर्ति कर दे और अंतर्नोद को खत्म कर दे। कौन अंतर्नोद को खत्म करेगा? देखना यहाँ पर समझना, मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने लिखा भोजन की आवश्यकता। भोजन की आवश्यकता ये आपको कब लगी? जब आपको क्या लगी? भूख लगी। अब इसका एग्जाम्पल क्या बनना चाहिए देखना, भोजन की आवश्यकता हुई, नीड हुई, उस चीज की जरूरत हुई, यानी कि वो आवश्यकता में आ गया। भूख, भूख के कारण आप क्या हो रहे थे? तनाव में रहते। अब ऐसा क्या लिखे कि आवश्यकता की पूर्ति कर दे, भोजन की आवश्यकता थी जो उसकी पूर्ति कर दे, जो अंतर्नोद को खत्म कर दे। भूख को कौन खत्म करेगा मुझे बताइए? अगर आपको भोजन मिल जाए, भोजन का मतलब गुलाब जामुन, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी आपको मिल जाए, आपकी भूख खत्म नहीं करेगा क्या? वो कर देगा ना। भूख खत्म हुई यानी कि तनाव खत्म हुआ। ये भी तो यही कहना चाह रहा है कि तनाव को खत्म कर दे। कौन खत्म कर सकता है तनाव को? आपका भोजन। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? भोजन। किसके लिए हो जाएगा भोजन? भोजन की आवश्यकता के लिए। ऐसे ही मैं अगर दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लूं, नींद की आवश्यकता। नींद की आवश्यकता, नींद की आवश्यकता आप किसके कारण हुई? थकान के कारण। किसके कारण हुई? थकान के कारण। ठीक है, तो आपको नींद की आवश्यकता, थकान हुई, अंतर्नोद। थकान कब खत्म हो जाएगी? जब आपको क्या मिल जाए? नींद मिल जाए। क्या मिल जाए? नींद मिल जाए। यानी कि नींद इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? जब नींद की आवश्यकता हो। समझ में आया ना? क्या कितना इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा। आप अनेकों बुक आपको देखने को मिलेगी, लेकिन परिभाषाएं आपको समझ में नहीं आएगी। इसकी जो लिखावट है वो समझ में नहीं आएगी। मैं सिर्फ ओनली लिखावट पे ध्यान देना चाहता हूँ। इतना जोर देके मैं आपको इतनी मेहनत करके जो आपको बोल रहा हूँ बार बार, ये कारण यही है कि आप दोबारा जरूरत ना पड़े, बस दोबारा। ठीक है, नींद की आवश्यकता थी, थकान। थकान तनाव का कार्य कर रहा था। तनाव खत्म कब होगा? यानी कि थकान कब खत्म होगी? जब आपको क्या मिल जाएगी? नींद मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह तीसरा क्या था? एक और था, पानी की आवश्यकता। पानी की आवश्यकता कब हो रही थी आपको पानी की आवश्यकता? जब आपको क्या लग रही थी? प्यास। अब प्यास को खत्म कब किया जा सकता है? क्योंकि प्यास यहाँ पर तनाव का कार्य कर रहा है। प्यास कब खत्म हो सकता है? जब आपको क्या मिल जाए? पीने को पानी मिल जाए। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? पानी। ठीक है, एज इट इज आप तीनों को ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं बता सकता आपको। ठीक है, मैंने हर एक डेफिनेशन को उलझा कर नहीं बताया, बल्कि खोलकर ओपन करके बताया है, ताकि आप ये तीनों को समझ सके। ठीक है, उद्दीपक, उद्दीपन, उत्तेजन, आवश्यकता की पूर्ति करके जो तनाव को खत्म कर दे, वही क्या होता है? उद्दीपन। और ये जो भोजन, नींद, पानी, ये कार्य कर रहे हैं, ये तीनों किसका कार्य कर रहे हैं? उद्दीपक का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब नोट, यहां पर सबसे बड़ी बात क्या आती है? क्या आती है यहाँ पर?
नोट आता है प्रोत्साहन। इसकी बात अपन अलग से करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो। अब सभी समझ में आ गया सभी को? एक बार फिर से बुक के बारे में बात कर लेते हैं अपन, जैसा कि रोज बताते हैं। ये है शिक्षा मनोविज्ञान की बुक, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए। जिन्होंने सुन रखा है वो बिल्कुल लिखते जाए, जो भी कार्य कर रहे थे करते जाए। ये उनके लिए सुनना है जो भी नए स्टूडेंट जुड़े। सभी को मैं बता दूं कि शिक्षा मनोविज्ञान की बुक है, जो सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के द्वारा निकाली गई है। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के द्वारा इतनी जबरदस्त तरीके से बुक निकाली गई है, पीडी सोनी सर के द्वारा लिखी गई है ये, जो हमारे वरिष्ठ इसमें ग्रुप में बड़ी पोस्ट पर है, मतलब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पिछले 6 वर्षों से जो है लगातार बने हुए हैं, ठीक है? उन्होंने ये बुक निकाली है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा दी गई है, यानी कि ऑल ओवर राजस्थान में, पूरे राजस्थान में फैली हुई है। जिसको भी चाहिए, मैं बूंदी से हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट से है मुझसे संपर्क करें। जो जहां भी है, जैसे भीलवाड़ा से, प्रतापगढ़ से, तो उनके नंबर आपको मिल गए होंगे। जो भी जहां से, अगर किसी को कुछ नहीं पता है तो भी मुझसे संपर्क करें, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। मैं उसको समाधान बताऊंगा कि कहाँ से लेनी है, कहाँ से परचेज करनी है, ये बुक कहाँ मिलेगी। बहुत ही शानदार तरीके से लिखी हुई बुक है, कम मात्रा में, मतलब ऐसा नहीं है कि मैटर कम हो, इसमें बहुत अच्छा मैटर है, खोल कर बताया गया है, ओपनली बताया गया है। आपको बीच बीच में जैसे टॉपिक हो जाएगा, उसके क्वेश्चन भी 150-200 क्वेश्चन बीच बीच में, 600 के लमसम क्वेश्चन इसमें है पहले, ठीक है? एक बार परचेज जरूर करें, पढ़े इसको और आनंद लें, ठीक है? तो ये हुई उद्दीपक, आवश्यकता और नीड, ड्राइव, चालक, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। मुझे ये बताया कि क्लास कैसी लगी। तीनों की अपन बात कर चुके हैं, नेक्स्ट अपन आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कल की क्लास का इंतजार कीजिए। सभी को शुभ रात्रि।